Hey guys, welcome to DSL classes. So this is the best 500 question series जिसमें आज हम लोग तीसरा चैप्टर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं एंड ये पहले पार्ट वन जो मैंने उठाया है इट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन न्यूमेरिकल पोर्शन जिसमें पर्टिकुलरली आज हम लोग जो है नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं. Before starting Nurst equation, so Unacademy has this got amazing subscription plan which is iconic subscription और जो कि CBSE क्लास 6 to 12th के लिए ये लोग लेकर के आए हैं. तो अभी तक प्लस फीचर में अगर आप देखें कोई वहाँ पे अगर पढ़ रहा है इस समय पर तो आप लोग जानते होंगे कि प्लस में लाइव क्लासेस होती हैं एंड टेस्ट सीरीज वगैरह होता है. बट जो कि एक वन ऑन वन इंटरेक्शन लैकिंग था प्लस में, वो अब यहाँ पे आप लोग जो है इजीली फुलफिल कर पाएंगे अपनी इस रिक्वायरमेंट को इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू. तो इसमें क्या फीचर्स है, लेट मी टेल यू अबाउट दिस. यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप आपको जो है मिलेगी, वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा एजुकेटर्स के साथ में. देन लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे आपके विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वीकली रिपोर्ट आपको मिला करेगी, जो भी आप क्लासेस अटेंड करेंगे आपके क्विज में परफॉर्मेंस होगी उसको वीकली बेसिस पे एनालाइज करके आपको रिपोर्ट मिलेगी. एंड जो भी गार्जियंस बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या जो पेरेंट्स टेंशन लेते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं बट एग्जैक्टली कोई भी आप एडटेक प्लेटफॉर्म देखें तो वहाँ पे देयर इज़ नो इंटरेक्शन एज सच. तो पेरेंट्स कभी कभार थोड़े से एक लो पॉइंट पे आ जाते हैं कि वी आर नॉट वेरी श्योर कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं. तो ये एक आपको इंटरेक्शन करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है यहाँ पे, जिससे आप इजीली जो है एजुकेटर्स के साथ में टीचर्स के साथ में इंटरेक्ट करके अपने बच्चे के परफॉर्मेंस को जान सकते हैं. देन आपको प्लानर मिलेगा, एक हफ्ते का 2 हफ्ते का आपको बाकायदा जो है यहाँ पे प्लानर मिलेगा एंड आपको ये बताया जाएगा कि ये पार्ट्स हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है. इसके अलावा जो भी बेनिफिट्स प्लस के होते हैं वो आपको मिलेंगी. लाइव क्लासेस का आप जो है हिस्सा बन सकते हैं, आप स्पेशल बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन गिव वेरियस मॉक टेस्ट क्विज और ये सब आप कर सकते हैं, अपना सिलेबस अकॉर्डिंगली कवर कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द प्राइसेस, तो अलग अलग ग्रेड का अलग अलग पैकेज है फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन. सो द अमाउंट इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द क्लासेस एंड द ईयर. ऐसे ही 9, 10th, 11th, 12th में भी यही चीज़ है, पैकेजेस हैं अलग अलग. बट इसमें अगर आप DSL क्लासेस की रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको कुछ परसेंटेज जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक से. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का काफ़ी एक बढ़िया चैप्टर है एंड वेरी एप्लीकेशन ओरिएंटेड. बहुत जगह पे आप अगर देखें घर में जो बैटरी काम करती है या सेल में जो हम रिमोट लगाते हैं, ठीक है, या अगर हम किसी भी इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें जहाँ पे हम किसी केमिकल को सिंथेसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रोल है. तो ऑलमोस्ट हर जगह पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑल्सो. 5 नंबर का इसका जो वेटेज है वो रहता है. सैम्पल पेपर को आप अगर एनालाइज करें तो पुराने और इस साल के CBSE ने जो भी सैम्पल पेपर निकाला है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज 5 मार्क्स का था. बहुत बड़ा ये एक अमाउंट है. तो इसमें वही बाकी चैप्टर्स के लिए की तरह ही थोड़ा सा थियोरी थोड़ा न्यूमेरिकल आता है, तो हमने दोनों पे ही फोकस करना है. यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है. सिंस हम लोग जो है आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैंने आपको कहा था शुरुआत में ही कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल पोर्शन. तो न्यूमेरिकल पोर्शन की अगर मैं फ़िलहाल बात करूं तो उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बन जाते हैं. सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पे बनता है वो है नर्स्ट इक्वेशन, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है. देन फेराडेज लॉ, फेराडे ने अपने लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस के, वहाँ से क्वेश्चन आता है. देन इसके अलावा एक कंडक्टेंस वाला हमारा पोर्शन आता है, कंडक्टिविटी, कापा वैल्यू, लैम्डा एम, ये सब आपको पूछा जाएगा. तो ये मेनली 3 टॉपिक्स हैं यहाँ पे और यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं जिसको
हम लोग अलग अलग पोर्शन में कवर करेंगे। आज हम लोग सिर्फ जो है नर्स्ट इक्वेशन को कवर अप करेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक मतलब वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे आता है, 2-3 तरह के सवाल हैं जो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। देन फिर बारी बारी करके वी विल डिस्कस अबाउट फेराडेज लॉ एंड देन फाइनली कंडक्टेंस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले नर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। अब नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको पहले तो इक्वेशन क्लियर कर दूं कि व्हाट इज द इक्वेशन, क्योंकि यही हम लोग बार बार अप्लाई करने वाले हैं। सो नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली रिलेट्स द ई नॉट वैल्यू टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, हम लोग थ्योरी में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं फिलहाल के लिए। आई एम एज्यूमिंग कि थ्योरी सब लोग इस टाइम तक कवर कर चुके होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खास करके, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, स्टार्टिंग का ही चैप्टर है, हम अभी रिविजन ले रहे हैं। सो लॉग यहाँ पे आप प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे आप रखेंगे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को। दिस इज द इक्वेशन जहाँ पे ये ई है हमारा EMF ऑफ द सेल, हाफ सेल भी हो सकता है या कंप्लीट सेल भी हो सकता है। दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ये हमारा। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी उस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे। 0.059 यहाँ पे कांस्टेंट है, जो कि तब रखते हैं जब टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में कहा गया होता है। ज़्यादातर आपको यही मिलने वाला है, आपसे टेम्परेचर वेरी नहीं कराएगा, तो आप इसको ऐसे ही याद रखिए। एंड दीज आर दी कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड दी रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिवाइज हो गया सभी को, नर्स्ट इक्वेशन एक बार सभी ने रिवाइज कर ली। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन कैसे आएगा इसका और हमने कैसे लगाना है, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि कोई एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें मुझे सेल पोटेंशियल उसका निकालना है और सेल रिएक्शन यहाँ पे हमें दिया गया है। गिवन दैट ई नॉट सेल की वैल्यू हम जानते हैं, टेम्परेचर हमें पता है और उनके हमें कॉन्सेंट्रेशंस भी नोन है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जो है वी आर गोइंग टू राइट डाउन द कंप्लीट रिएक्शन। जो भी हमारा सेल का रिएक्शन है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे फटाफट। सो इट्स लेड +2 कैडमियम के साथ ये कंबाइन करता है और लेड जो है वो रिड्यूस हो जाता है एंड कैडमियम ऑक्सीडाइज होकर के अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आ जाता है। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। इसको आप पहले तो चेक करें कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो कभी कभार आपको बैलेंस्ड मिल भी सकता है, कभी कभार नहीं भी मिल सकता, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे देख पा रही हूँ कि द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि सारे एटम्स जो है वो बराबर हैं बोथ द साइड्स। सो द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, सो देयर इज नो नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। आगे चलेंगे, अब हम लोग इसमें इसका जो नर्स्ट इक्वेशन है उसको हम तैयार करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे हम यहाँ पे, ई सेल इक्वल टू, नर्स्ट इक्वेशन आप हाफ सेल पे भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो कंप्लीट सेल पे भी लगा सकते हैं। सो ये कंप्लीट सेल है, हम कंप्लीट सेल पे यहाँ पे लगा रहे हैं 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग। अच्छा, अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या क्या है हमारे पास, ये दो चीज़ें हैं, जिसमें से लेड जो होगा वो तो सॉलिड स्टेट में होगा, कैडमियम यहाँ पे सॉलिड स्टेट में होगा। सो बेसिकली आपने जो कॉन्सेंट्रेशन रखनी है वो इन आयंस की रखनी है कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरह से यहाँ पे ये, तो प्रोडक्ट साइड पे मेरे पास हैं भले दो चीज़ें, बट कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सिर्फ कौन सी चीज़ आएगी, दिस कैडमियम। हम लोग जो है यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे, सॉलिड को हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए नहीं लिखेंगे। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड पे आएंगे अब हम। तो रिएक्टेंट साइड पे फिर वही बात है, हमारे पास है तो दो चीज़ें, लेड और कैडमियम, बट क्योंकि कैडमियम सॉलिड स्टेट में है तो उसको हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म में नहीं रखेंगे, हम सिर्फ रखेंगे किसको, लेड को। सो Pb+2 की कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को यहाँ पे रखना है, बाहर पूरा लॉग है। अब
ई सेल हमें यहाँ पे निकालना है। पहला ही स्टेटमेंट उसने कहा और बोला कि व्हाट इज द सेल पोटेंशियल। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सेल, जहाँ पर मेरे को ई नॉट सेल गिवन है क्वेश्चन में 0.277 वोल्ट्स, राइट। और एन का वैल्यू, अब एन का वैल्यू आपको मैं निकालना बताती हूँ कि कैसे आएगा एन का वैल्यू। देखिए यहाँ पे आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना है मेनली, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर हम बात करें, सो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में वी हैव टू लुक फॉर दी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई कितना बदलाव आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है। रिडॉक्स रिएक्शन जहाँ पे लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बदलाव है। तो लेड +2 से 0 में कैसे कन्वर्ट होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। उसी तरह से कैडमियम +2 में कैसे जाएगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। सो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ वो आपको यहाँ पे n के वैल्यू में जो है लिख देना है इसको, यानी हम लिख लेंगे 2। अब ये 2 कैसे मुझे पता चला, अभी मैंने आपको बताया कि लेड +2 से लेड 0 में जा रहा है, तो उसने डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा। कैडमियम 0 से +2 में जा रहा है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। सो द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कमिंग ऑन टू द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन 0.02 और लेड का कॉन्सेंट्रेशन 0.2, राइट। ये हो गया यहाँ पर। अब ये सब वैल्यूज हम रख देंगे और हम सॉल्व कर लेंगे। हमें निकालना है ई सेल, तो ये ई सेल देखिए हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल का वैल्यू 0.277, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। 0.059 रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे थोड़ी सी, इसको आप यहाँ से हटा दें, ये डेसिमल को हटा दें यहाँ से, और यहाँ डेसिमल आ जाएगा ये। सो 0.059 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 2 एंड लॉग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारे पास क्या थी, 0.02 डिवाइडेड बाय 0.2, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गई। इनको अब हम इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए लॉग को मैं आपको सॉल्व करना एक बार ही बता देती हूँ, बिकॉज लॉग यूजुअली डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करने के लिए। खैर यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन बन रहा है। एंड यहाँ पे जब लॉग के अंदर आप लोग सॉल्व करेंगे, ये पूरी एक टर्म है लॉग के अंदर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 से तो 2 मतलब पूरा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड आपका जो एक 10 का कोई एक नंबर जो है बचेगा, that will be 1/10, तो इसको हम 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये 0.277 माइनस 0.059, इसको चाहो तो 0.06 भी लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेशन के लिए। 1/10 इसको कर दो 1/10, 0.277 माइनस 0.03 हो जाएगा ये यहाँ पर। डिवाइड जब करोगे इसको इससे तो ये कैंसिल होके 0.03। अब देखो log 10 का वैल्यू, 2-3 वैल्यू याद रखना। जैसे log 10 का वैल्यू बता देती हूँ मैं। log 10 का वैल्यू होता है 1, log 2 की वैल्यू, 2-3 log की वैल्यू है, ये याद रखनी है हमें। सो log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.48। तो ये 2-3 वैल्यू आप याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कुछ और अगर एक्सेप्ट कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन लॉग में आएगी तो वैल्यूज आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड रहेंगी। तो इसको रिवर्स करेंगे अब हम। यहाँ पे log 1/10 है, इसको हम log 10 लिखेंगे। तो जब भी हम अंदर वाले नंबर को रिवर्स करते हैं log के अंदर फंक्शन में, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, और ये साइन पहले माइनस था और अब हो गया क्या, +1।
log 10 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, 1 है, ये आप याद रखें. सो इट इज 0.277 प्लस 0.03. log 10 तो 1 हो गया, इसको हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ये हमारा आंसर आ गया. इसके यूनिट्स बन जाएंगे वोल्ट्स, राइट. इस तरह से ये नर्स्ट इक्वेशन का मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया, जहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे सब आपको दिया था. यहाँ पे आपको ई नॉट सेल दी थी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दिए थे, एंड एवरीथिंग वाज गिवन टू यू. तो बस यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज को पुट करके ई सेल को निकालना था. तो ये तो एक रिविजन मैंने आपको करा दिया है कि क्या नर्स्ट इक्वेशन होती है, कैसे रखते हैं. अब अगला जो सवाल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा यहाँ पे हम अपना दिमाग लगाएंगे, एक स्टेप हम और आगे चलेंगे. चलिए देखते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास में एक कॉपर सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है 0.1 मोलर. तो उसको हम लिखेंगे. पहले तो कॉपर की जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम लोग लिख लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर. ई नॉट वैल्यू हमें पता है Ag प्लस से Ag के लिए एंड कॉपर प्लस 2 से कॉपर के लिए. सेल पोटेंशियल हम जानते हैं, सेल पोटेंशियल ई सेल हमें पता है 0.422 वोल्ट, और हमें निकालना है सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने के लिए आपको एक एक स्टेप में मैं आपको पहले बताऊंगी. सबसे पहले तो राइट डाउन द रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन से ही आपको एन पता चलेगा, रिएक्शन से ही आप जो है नर्स्ट इक्वेशन सही बना पाएंगे. पुराने वाले क्वेश्चन में जो रिएक्शन था हमें ऑलरेडी गिवन था, तो इसलिए हमने रिएक्शन नहीं लिखा. बट इस वाले क्वेश्चन में आपको रिएक्शन नहीं दिया गया है, सो यू हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन. एंड आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी, यानी कौन जो है एनोड पे रहेगा और कौन जो है वो कैथोड पे रहेगा. तो तभी हम लोग जो है अपना पूरा सवाल यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे. सो सबसे पहले आपको मैं एक स्टेप अगर बता दूं, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं. सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट डाउन द रिएक्शन, और उससे पहले भी वी आर गोइंग टू डिसाइड कि कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, क्योंकि ये भी नहीं दिया है मुझे क्वेश्चन में. आप कहीं पूरा आपको सवाल पढ़ो तो आपको ना एनोड दिया है ना आपको कैथोड दिया है, बस बोल दिया है कि कॉपर सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइड भी मुझे ये करना है कि एनोड कौन है, यानी ऑक्सीडेशन किसका कराना है, और मुझे ये भी डिसाइड करना होगा कि रिडक्शन किसका कराना है. ये डिसाइड हम कर लेंगे एक बारी, पहले एनोड और कैथोड कौन होगा, उसके बाद हम रिएक्शन लिखेंगे अपनी कंप्लीट सेल, और देन लास्ट में हम लोग जो है हमारा नर्स्ट इक्वेशन बनाने वाले हैं. ठीक है, तो डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों सवालों में. दोनों सवालों में बहुत एक बड़ा डिफरेंस है कि वहाँ पे आपको रिएक्शन दिया था, आपको ये पता था, रिएक्शन देते ही ये पता चल गया कि किसकी ऑक्सीडेशन है किसकी रिडक्शन है. सीधा हम लोग अपने तीसरे स्टेप में आए थे, हमने सीधा नर्स्ट इक्वेशन को बना दिया था. बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, सो हमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम जो है और करना होगा. स्टार्ट करते हैं. अब देखिए ये कैसे डिसाइड होगा कि एनोड कौन है कैथोड कौन है. सो ये डिसाइड करने के लिए मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूं कि अगर कोई भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी के बारे में जानना होता है तो उसकी जो ई नॉट वैल्यू है उसको आपको मेक श्योर कि ई नॉट वैल्यू उसकी आप पॉजिटिव में रखें. ठीक है, ओवरऑल जो भी सेल का ई नॉट वैल्यू होगा उसको आपको पॉजिटिव मेंटेन करते हुए चलना है, तब वो सेल जा करके काम करेगा. मतलब कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनानी है कि आपकी जो नेट ई नॉट वैल्यू आ जाए वो किस में आ जाए, वो पॉजिटिव में आ जाए. ठीक है, एक तो तरीका ये है ये डिसाइड करने का कि एनोड कौन बनेगा कैथोड कौन बनेगा, एक ये तरीका है. इसके अलावा मैं आपको सिंपल एक मेथड और बताऊं डिसाइड करने के लिए, तो वो ये आप रिएक्टिविटी सीरीज को भी रेफर कर सकते हो. अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये मैंने कैसे हुआ, ये कैसे कह रही हूँ मैं, तो आप रिएक्टिविटी सीरीज को भी रेफर कर सकते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि एनोड कौन है कैथोड कौन है एंड व्हाट विल बी द कंप्लीट रिएक्शन. सो लेट्स
लुक इनटू द सेकंड वाला पोर्शन की रिएक्टिविटी सीरीज से कैसे देखना है। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ये बात पता होगी कि जो कॉपर है वो सिल्वर के ऑब्वियसली ऊपर आता है। आप पूरा रिएक्टिविटी सीरीज अगर देखें तो उसमें हमारा कॉपर जो है इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सो अगर मेरे पास में कोई ऐसा रिएक्शन मुझे लिख करके दे कि बताइए कॉपर प्लस Ag प्लस आयन एंड गिव्स कॉपर प्लस 2 आयन प्लस Ag, और फिर आपसे कोई इसकी स्पॉन्टेनिटी पूछे कि बताइए स्पॉन्टेनियस है या नहीं, यानी ये सेल में काम करेगी या नहीं। अब इसी को बोलने का दूसरा तरीका क्या है, स्पॉन्टेनिटी को ही बोलने का दूसरा तरीका क्या है कि वो सेल में काम करेगी या नहीं। तो सेल काम करेगा तो रिएक्शन हैज टू बी द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। जब उसने कह दिया यहाँ पे तो जब उसने कह दिया यहाँ पे कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है, तो वो सेल तभी काम करेगा जब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये तब होगी जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को इजीली जो है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा पाएगा। यानी जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, कॉपर जैसे यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसका तो आप एक तरह से मान लीजिए ऑक्सीडेशन, एंड दूसरे वाले का आप कह दें लेस रिएक्टिव मेटल का आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन एनोड पे रहता है, कौन कैथोड पे रहता है, या कंप्लीट रिएक्शन मतलब क्या होती है। इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। हम रिएक्टिविटी को देख सकते हैं, या हम जब इनके ई नॉट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू को जब हम रखेंगे और फाइंड आउट करेंगे तो वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक मेथड मैंने आपको बता दिया। अब रिएक्शन समहाउ हमने लिख ही लिया है। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन एनोड पे है, कौन कैथोड पे है, और किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है, तो हम रिएक्शन भी बड़ी आसानी से वहाँ पे लिख पाएंगे। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। अभी जो मैंने रिएक्शन लिखा इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन है कॉपर प्लस Ag प्लस आयन गिव्स कॉपर प्लस 2 प्लस Ag। अब देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ एटम्स अगर देखें तो नंबर ऑफ एटम्स तो बैलेंस्ड है दोनों साइड पे। यहाँ पे एक कॉपर है, यहाँ पे भी एक कॉपर है, यहाँ पे एक सिल्वर है, यहाँ पर भी एक ही सिल्वर है। बट जब आप चार्ज देखेंगे तो चार्ज बैलेंस्ड नहीं है। चार्ज बैलेंस कैसे नहीं है, यहाँ चार्ज है +2, यहाँ चार्ज है +1। चार्ज भी बैलेंस्ड होना चाहिए। जब हम एक आयनिक इक्वेशन लिखते हैं, इन इक्वेशंस को क्या कहा जाता है, दीज इक्वेशंस आर टर्म्ड एज आयनिक इक्वेशन। तो इन आयनिक इक्वेशन को जब भी बैलेंस किया जाता है, हमेशा दो चीज़ें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, एक एटम और दूसरा चार्ज को भी जो है आपको बैलेंस करना होगा। तो चार्ज को बैलेंस देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आगे 2 लगा दूं, अब यहाँ पर भी +2 चार्ज हो गया, ठीक है, और यहाँ पर तो +2 चार्ज था ही पहले से। अब लेकिन यहाँ पे सिल्वर के हो गए 2 आयन्स, तो यहाँ आपको 2 और जो है लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा रिएक्शन हम बैलेंस कर चुके। अब हम यहाँ पे तीसरा हमारा क्या था, नर्स्ट इक्वेशन बनाना। अब हम इस रिएक्शन के लिए वी कैन राइट डाउन द नर्स्ट इक्वेशन। सो लेट्स डू दिस। E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by 2 log। अब देखिए यहाँ पे जो सिल्वर है वो तो सॉलिड में होगा, और यहाँ जो कॉपर है वो सॉलिड में है। तो आयन कौन से, एक ये आयन है, एक ये आयन है। प्रोडक्ट में कौन सा आयन है, कॉपर का ये वाला आयन है। तो पहले तो उसकी हम कॉन्सेंट्रेशन को रखें, Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन। स्टोकियोमेट्री 1 है तो हमने कोई पावर में इसको कुछ नहीं रखना है यहाँ पर। डिवाइडेड बाय सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2, क्योंकि स्टोकियोमेट्री यहाँ पे 2 है अब, तो स्टोकियोमेट्री का भी ध्यान रखना है हमने, इसलिए मैंने कहा था बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है।
सो ऑलवेज लुक कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। अब यहाँ पे दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन नाउ। हमसे कॉपर की तो कॉन्सेंट्रेशन हमें दी गई है 0.1 मोलर। ओके, तो इसको हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, दिस इज 0.1 मोलर। हमसे ये पूछा गया है एंड हमें और भी चीज़ें दी गई होंगी। ई नॉट सेल तो हमें नहीं दिया है, बट हाँ हमें ई नॉट हाफ सेल के पता है ना, तो हम ई नॉट सेल अपना आराम से निकाल सकते हैं। एंड बिसाइड्स डैट हमें सेल पोटेंशियल भी पता है, तो ई सेल 0.422 और ये हम निकालेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये हम इनकी हेल्प से निकालेंगे। ई नॉट ए जी प्लस ए जी के लिए और कॉपर के लिए जो भी दिया है उनकी वैल्यू से हम लोग जो है ई नॉट निकालने वाले हैं। अब ये 2 कैसे आया, आप सोच रहे होंगे मैम ने बड़ी आसानी से यहाँ पे 2 लिख दिया, अब ये 2 आया कैसे। सो बेसिकली ये n है। नर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन, तो ये n है। अब n मैंने सीधा कैसे लिख दिया, देखिए कॉपर जब कॉपर +2 में जाएगा सो इट हैज़ टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, तभी वो +2 में जा सकता है। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू है उसको हम 2 रखेंगे। अब ये ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट होगा, बाकी सब तो ठीक है समझ में आ गया, ई सेल पता है, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन पता है, n हो गया। अब ई नॉट सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप देखिए, रिएक्शन में देखेंगे हम। रिएक्शन जैसे चल रही होगी हम अपना काम भी वैसे ही करेंगे। रिएक्शन इसलिए लिखना, सही लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन से ही सारी चीज़ें चलती हैं। एन वैल्यू वहाँ से पता चलता है, एंड ये स्टोक्योमेट्री पूरी जो है लॉग में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो बनती हैं, एंड ई सेल ई नॉट सेल आपको वहाँ से पता चलता है। तो रिएक्शन को सही लिखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिएक्शन में कहा गया कि कॉपर जो है वो 0 से +2 में जा रहा है, तो आप करें ई नॉट निकालने के लिए ई नॉट कॉपर से कॉपर +2, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि Ag प्लस किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है, तो प्लस कर दें यहाँ पे, प्लस ई नॉट Ag प्लस किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है। तो जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे ये हमारा क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं किया, रिएक्शन लिखी, देखा रिएक्शन क्या कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो कॉपर से कॉपर +2 में जा रहा है, तो ई नॉट कॉपर से कॉपर +2 के लिए चाहिए, और सिल्वर के केस में Ag प्लस से Ag के लिए ई नॉट वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे कॉपर +2 से कॉपर दिया है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो उल्टा चाहिए, मुझे रिवर्स चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू तो आप यही रखेंगे, साइन रिवर्स करके रखेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो क्वेश्चन को सही या गलत करा सकती हैं, बहुत ध्यान रखना है इन सारी बातों का आप लोगों ने ना। अच्छा, अब क्वेश्चन में Ag प्लस से Ag के लिए दिया है वैल्यू, और मुझे यहाँ पर भी वही चाहिए, तो कुछ नहीं, सीधा उठा के रखो, कोई साइन चेंज नहीं करना किसी ने भी। ये आ गया हमारा ई नॉट सेल। अब मुझे सब पता है, एक एक चीज जो है मुझे यहाँ पे पता है। मुझे ई सेल पता है, ई नॉट सेल हम निकाल चुके, ये कांस्टेंट है, एन वैल्यू मैंने समझा दिया कैसे आया, कॉपर का आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया था। बस क्या निकालना रह गया यहाँ पे, अब सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन को निकालना रह जाता है। एंड आई होप यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लेंगे, एंड इतना आप लोग को करना आना चाहिए, मतलब सब मैंने प्लेस करके दे दिया है, बस आप कैलकुलेट यहाँ पे जो है आप अपने आप से एक बार करके देख लें। और क्वेश्चंस को ना फिजिकल केमिस्ट्री में या मैथ्स में या फिजिक्स में, जिसके पास भी मैथ्स है, या अगर कोई बायो का भी बच्चा जो फिजिक्स पढ़ रहा है, तो हर तरह के न्यूमेरिकल पोर्शन में जहाँ पे सवाल करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम अक्सर आलस मार जाते हैं अपने प्रैक्टिस में, कि हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया,
हमें पता चल गया अच्छा ये क्वेश्चन में ये करना, फिर हमने कैलकुलेशन छोड़ दी। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। आप भी ऐसा करते अगर हो तो प्लीज मत करो, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस में कैलकुलेशन करोगे, करके देखोगे खुद से, उतना आपका वहां पे इजी हो जाएगा। आपको वहां पे फाइनल आंसर तक पहुंचना है। एंड एग्जाम में हम अक्सर ये कहते हैं बच्चों को कि भाई एग्जाम में जो चीज़ तुम्हें करनी है, सो मेक दिस एज अ हैबिट। ऐसा ना हो कि तुम वो पहली बार कर रहे हो एग्जाम में जाके, तो क्योंकि पहली बार में वो होगी ही नहीं। प्रैक्टिस में अगर आप कैलकुलेशन बार बार हर एक क्वेश्चन में करके देखेंगे, आपका फटाफट दिमाग चलने लग जाएगा एंड यू विल बी वेरी वेरी क्विक विद द नंबर्स ऑल्सो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान रखें इन सारी बातों को। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें 70 की थियरी होती है, तो 70 की थियरी में 50 पे हम होते हैं, हम 55 पे होते हैं, बट वो 60 के आगे की जो जर्नी है, 55 पे पहुंचना, 50 पे पहुंचना, इट्स वेरी इजी। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारे टीचर्स भी बोलते थे कि 80% स्कोर करना बहुत इजी है, बट 90 के ऊपर की जो जर्नी है वो छोटी छोटी चीज़ों को हटा के, अपनी केयरलेसनेस जो है वो रिमूव करके आगे बढ़ती है। वो 10 मार्क्स की जर्नी, 90 से 100 की जर्नी इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कौन सी चीज़ों पे काम करना है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आखिरी एक सवाल है जो नर्स्ट इक्वेशन से बन सकता है, पॉसिबिलिटी है बनने की। लेट्स डू दिस नाउ। तो कह रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू, नाउ स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू मतलब ई नॉट वैल्यू, ई नॉट सेल इज गिवन टू अस 0.59 वोल्ट। ये हमें पता है, इन्वॉल्विंग 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स उसने इनका वैल्यू भी मुझे दे दिया है, 3 है। वी नीड टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द सेल रिएक्शन। तो मुझे जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के वैल्यू को डिटरमाइन करना है। अब नर्स्ट इक्वेशन से के कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको एक बार बताऊं फटाफट। तो E इज इक्वल टू ई नॉट, नर्स्ट इक्वेशन ये होती है, डिवाइडेड बाय n लॉग, यहाँ जो हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, तो जब इक्विलिब्रियम की बात होती है तो उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के से रिप्लेस कर सकते हैं। और जब इक्विलिब्रियम पे हम रिएक्शन देखते हैं तो उसमें E की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है बेसिकली। ठीक है, जब भी रिएक्शन कोई भी इक्विलिब्रियम पे होती है तो उसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो 0 हो जाता है। तो ये अगर मेरा 0 है तो E नॉट बिकम्स इक्वल टू 0.059 बाय n log k, राइट? ये आ जाएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या क्या दिया है, मुझे E नॉट सेल पता है, यानी मुझे ये वैल्यू पता है, मुझे n की वैल्यू पता है और मुझे निकालना है k को। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो E नॉट की वैल्यू है 0.59 एंड यहाँ पे हमारा है 0.059 डिवाइडेड बाय 3। n का वैल्यू हम क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें पता था, दिस इज log k। इसको कैलकुलेट करेंगे तो log k हो गया हमारा 0.59 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.059। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आप नीचे ले आए। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको आप कैंसिल करेंगे जब, तो एक जो 10 का वैल्यू है वो बचेगा ऊपर, राइट? सो दिस बिकम्स इक्वल टू log k इक्वल टू 30। अब k का वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ आप लेंगे एंटी लॉग, ठीक है, और जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे k हो जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो log यहाँ से हट जाएगा, k हो जाएगा। और log की बेस होती है 10, log की बेस क्या होती है 10, तो यहाँ जो भी नंबर है वो 10 के पावर में आपने ले जाना है।
बात समझ में आ रही है सभी को? मैंने बोला log k इज इक्वल टू 30, वैल्यू है, एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे k रह जाएगा, और यहाँ जब आप एंटी लॉग लेंगे तो इसका जो भी बेस है, लॉग का बेस क्या है 10, तो 10 लिख लेंगे यहाँ पे, और ये जो नंबर है वो इसके पावर में हम लोग लिख देंगे। सो k की वैल्यू क्या बन गई? k की वैल्यू बन गई 10 रेज टू द पावर 30। यानी मतलब क्या, इस बात का रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, एंड बहुत हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब रहता है तो ऐसा समझा जाता है कि रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ठीक है, इस तरह से ये नर्स्ट इक्वेशन ही उठाया आज मैंने सिर्फ। इस तरह से ये 3 सवाल बन सकते हैं यहाँ पे, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मैंने क्लियर कर दिए। एनसीईआरटी उठाइए और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी सॉल्व नहीं की है सो मेक श्योर आप एनसीईआरटी उठाइए, सॉल्व कीजिए, और हम लोग अब मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग फैराडेज लॉ एंड कंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बाकी आपको अगर कुछ डाउट्स हैं एंड आपको अगर कुछ पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स ऑल्सो। तब तक के लिए बाय बाय।